Now this is पेज नंबर 1। कल हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ रहे थे, है ना। अगर मान लो हम दो अलग अलग वेवलेंथ यूज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। देखो सिचुएशन ये है, यहाँ पे दो स्लेट और ये हो गया स्क्रीन एंड दिस इज द सोर्स। यहाँ पे आपने दो वेवलेंथ यूज किए λ1 एंड λ2। दिस इज S1 एंड S2। ये दो स्लिट हो गई, स्लिट विड्थ यहाँ पे D है। तो स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगे, क्योंकि फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इफ वी यूज टू वेवलेंथ λ1 एंड λ2, यहाँ पे आपने दो वेवलेंथ यूज किया λ1 एंड λ2, तो स्क्रीन पे जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न, दो वेवलेंथ आप यूज कर रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है λ1 एंड λ2। अपार्ट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स यू यूज टू वेवलेंथ, तो फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होती है, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कल हमने पढ़ा था कि भाई फ्रिंज विड्थ इतनी होती है एंड दिस इज कैपिटल डी, और ये है स्क्रीन सेंटर हियर, दिस इज द स्क्रीन सेंटर, ठीक है। अगर दो अलग अलग वेवलेंथ यूज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी दोनों वेवलेंथ की अलग अलग आएगी। मान लो यहाँ पे मैं ये स्क्रीन, ठीक है, ये हो गया स्क्रीन। मैं दोनों के लिए फ्रिंज पैटर्न बनाता हूं। मान लो एक रेड कलर के लिए और एक ब्लू कलर के लिए है, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड आपका, जैसे एक वेवलेंथ रेड कलर वाली है और एक है ब्लू कलर वाली, तो फ्रिंज विड्थ भी इसी तरह से बनेंगी। ठीक है, ये λ1, ये जो फ्रिंजेस मिल रही है मान लो रेड कलर के लिए मिल रही है, ठीक है, ये किसके लिए हो गई, λ1 के लिए। अब दूसरी वाली ब्लू कलर के लिए मान लो आपने दो वेवलेंथ यूज किया, एक रेड कलर के लिए और एक ब्लू कलर के लिए, तो जो ब्लू कलर की है उसमें भी सेंट्रल फ्रिंज तो ऐसी ही बनेंगी, लेकिन फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ जितनी ज्यादा रहेगी फ्रिंज की जो विड्थ है या बैंड विड्थ है वो उतनी ज्यादा रहेगी। तो रेड कलर की फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा आएगी और ब्लू कलर की जो फ्रिंज है उसकी विड्थ कम होगी, ठीक है, समझ गए या नहीं। तो आगे चल के सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी आगे चल के, कोई ना कोई, ये ऐसी सिचुएशन बनेगी। बट ये जो दोनों मैंने पैटर्न बनाए ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेगा। तो स्क्रीन सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, लेकिन उसका जो कलर आएगा वो रेड और ब्लू का मिक्स वाला कलर रहेगा, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज कैसी रहेगी आपकी, ब्राइट कलर की रहेगी, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल फ्रिंज, और ये जो सेंट्रल फ्रिंज है इट इज सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, और इसका कलर किसका मिक्स आएगा, रेड प्लस ब्लू का मिक्स रहेगा, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट और इसका जो कलर आएगा रेड प्लस ब्लू का मिक्स होगा।
लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट है रेड का, और ये फर्स्ट ब्राइट है ब्लू का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पर दोनों की ब्राइट बैंड फिर से को इंसाइड होंगी पहली बार, फिर अगली बार, ऐसा। ठीक है ना? तो पहली बार कहां पे को इंसाइड हो रही है? मान लो ये इसका कौन सा कलर है, दिस इज mth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1, और ये क्या है यहाँ पे, इट इज nth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2। तो यहां पर दोनों एक बार फिर से को इंसाइड हो रही हैं। ये हो सकता फिफ्थ वाला हो लैम्डा 1 का, और फोर्थ वाला हो किसका, लैम्डा 2 का। ठीक है? तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि भाई पहली बार दोनों के जो बैंड हैं, दोनों अलग अलग कलर के, वो कहां पर को इंसाइड होंगे। समझ गए या नहीं? पहली बार कहां पे को इंसाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन देख रहे हैं। तो ये यहां से y डिस्टेंस पे mth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 एंड nth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2। अच्छा, मैं यहाँ पे जो वेवलेंथ है, चलो मैं वेवलेंथ भी ले रहा हूं। लैम्डा 1 इज इक्वल टू, सपोज ये लैम्डा 1 है और ये है लैम्डा 2। ठीक है? सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपने यूज किया। लैम्डा 1 इज सपोज, ये लैम्डा 2 रेड कलर के लिए ले लिया, ब्लू कलर के लिए लैम्डा 1 ले लिया मैंने। सो लैम्डा 1 इज सपोज 4000 एंगस्ट्रॉन एंड लैम्डा 2 इज सपोज 8000 एंगस्ट्रॉन है। तो पहली बार कौन सा ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू कलर एंड कौन सा ब्राइट बैंड ऑफ रेड कलर पहली बार कोइंसाइड होगा? पहला तो सेंट्रल हो गया, उसके जस्ट बाद। बात समझ गए मेरी, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं? हेलो, बात समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, कौन सा बैंड पहली बार को इंसाइड होगा? क्योंकि रेड कलर की बैंडविड्थ ज्यादा है और ब्लू कलर की बैंडविड्थ कम है। आगे चल के फिर से एक कंडीशन आएगी जब दोनों के बैंड ब्राइट बैंड को इंसाइड होंगे, तो वो कंडीशन हमको निकालना है। हाँ अमीषा बोलो बेटा, क्या डाउट है? कुछ क्वेश्चन? सर आप एक बार फिर से बताना, क्योंकि मेरी स्क्रीन मतलब दिखना बंद हो गया था। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने दो वेवलेंथ वाले सोर्स, ऐसा सोर्स है जिसमें दो वेव निकल रही हैं। समझ गए? एक है ब्लू कलर की और एक है रेड कलर की वेवलेंथ। ओके, एक 4000 एंगस्ट्रॉन की और एक 8000 एंगस्ट्रॉन की। समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे, क्योंकि स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों के लिए सेम है। तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे। समझ गए? तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, लैम्डा 2 मान लो रेड कलर है और लैम्डा 1 मान लो ब्लू कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा आएगी। तो अब स्क्रीन पे देखो, मैंने दोनों के लिए फ्रिंजेस बनाई है, दोनों के लिए बैंड बनाए। तो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो व्हाइट कलर की ही रहेगी, लेकिन उसका जो कलर आएगा वो रेड और ब्लू का मिक्स रहेगा। ठीक है, रेड और ब्लू का मिक्स कलर आएगा। ये वाला जो कलर रेड प्लस ब्लू का जो मिक्स करने पे जो कलर बनेगा वैसा आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे डार्क बैंड मिलेगा, लेकिन इसका डार्क थोड़ा ज्यादा चौड़ा रहेगा और इसका डार्क थोड़ा कम चौड़ा रहेगा। अच्छा, ये मैंने अलग अलग बनाया, बट एक्चुअल में स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही जगह से दोनों लाइट पास होके आ रही हैं, तो स्क्रीन पे ये दोनों मर्ज होंगी। मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाया, बट ये स्क्रीन पे एक ही जगह पे बनेंगे। बात समझ गए या नहीं? हेलो, बात समझ गए? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लू आएगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा रेड रहेगा, तो दोनों का मिक्स करके कलर यहाँ पे बनेगा। मैंने अलग अलग बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे। अब आगे चल के जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, सपोज दिस इज द थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 एंड 1 2 3 फोर्थ ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड ईच अदर। बात समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आएगा। तो हमें नहीं पता कि कौन सा वाला कोइंसाइड हो रहा है, ये डायग्राम पे ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे mth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 एंड nth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2 लिखा है। समझ गए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहली बार को इंसाइड होंगे। क्लियर हो गई बात अभी? हेलो, यस सर। ठीक है।
तो y की वैल्यू तो यही रहेगी, y इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, n λ1 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये किसके लिए हो गया, λ2 के लिए हो गया, ठीक है ना। और λ1 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, m λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये स्टेप समझ गए, ये y की जो वैल्यू है। सर वहाँ पे mth बैंड ऑफ λ2 चाहिए ना? कौन सा mth राइट बैंड ऑफ λ2? nth लिए ना अपन ने λ2 सर का। हाँ सर, वो λ1 के लिए रहेंगे nth बैंड। सर नीचे आपने लिखा है सर ना रेड λ2 है। अच्छा ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। तो λ2 के लिए nth, यहाँ पे चेंज कर दूं क्या, ये λ1 है और ये λ2 है। वो मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि चलो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये λ2 और ये λ1 है ना। अगर रेड और ब्लू देख रहे हैं तो फिर ऐसा, अभी बराबर है, हेलो बराबर है अभी। यस सर। ये ब्राइट बैंड की कंडीशन, इसमें ये वाला टर्म आपका हो गया कैंसिल। इसका मतलब क्या बचा, n इंटू λ2 इज इक्वल टू m इंटू λ1। मतलब nth, यहाँ पे आपको थोड़ा उल्टा सोचना अभी, और हम वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज n इंटू λ2 कितना आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम, और दिस इज m इंटू λ1 कितना आपके पास, दिस इज 8000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम की तो जरूरत बची नहीं हमारे पास में, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गए। इसको और सिंप्लीफाई कर लेना तो ये कितना बचेगा, n इंटू टू इज इक्वल टू 2 और ये 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, मतलब n इंटू 1 और ये कितना बचेगा यहाँ पे m इंटू 2, ठीक है। या फिर 1 इंटू n इज इक्वल टू 2 इंटू n। अब इसको उल्टा देखना है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ λ1 की ज्यादा है, λ1 की ज्यादा है। हेलो यस सर। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है यहाँ पे, λ1। हाँ 1 मिनट, इसको और सिंप्लीफाई मत करो, इसको ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ पे n इंटू 4 इज इक्वल टू m इंटू 8। तो ये m के लिए आएगा 4 और n के लिए क्या रहेगा, 8 रहेगा। मतलब ये है कहानी ऐसी इसकी उल्टी, कि इसका पहली बार कौन सा बैंड मिलेगा, ब्लू वाले का 8th, और रेड वाले का कौन सा वाला, 4th वाला। पहली बार ये बैंड एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे। बात समझ गए, हेलो भाई समझ गए या नहीं। तो ये थोड़ा उल्टा सोचना है, मतलब आ तो इक्वेशन ऐसी रही लेकिन आपको उल्टा करके देखना है। इसका कौन सा बैंड आएगा पहले, λ2 का, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है तो इसका 8th वाला, और इसका कौन सा वाला 4th वाला। पहली बार कोइंसाइड होंगे, अगली बार कौन से होंगे, तो ब्लू वाले का 8 और रेड वाले का कौन सा 4, फिर उसके अगली बार 16 और 8, फिर ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। समझ गए या नहीं, हेलो ये कंडीशन समझ गए पूरा। बट सर हमने उसे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया है? सिंप्लीफाई अगर करते मान लो तो ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब पहला ब्राइट बैंड और ये कौन सा वाला कोइंसाइड हो जाएगा, फिर वहां पे उसका सेकेंड वाला वो भी बन जाएगा, है ना। हाँ वो भी बनेगा सिंप्लीफाई करने पे, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक का फर्स्ट वाला, कौन से वाले का फर्स्ट वाला आएगा, रेड वाला, m का रेड वाले का फर्स्ट, और ब्लू वाले का कौन सा सेकंड वाला, सेकेंड। फिर अगली बार कौन सा बनेगा, फिर मल्टीपल करते जाना, ठीक है, इस तरह से। समझ गए अभी, हेलो। लेकिन इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हो, जैसे यहां पर तो 4 और 8 अपन ने ले लिए थे तो कोई बात ही नहीं था, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, n इंटू 1 कर दो और ये m इंटू 2 कर दो, तो भी उल्टा सोचना है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, अगली बार ये बदलते जाएंगे, मतलब एक एक बढ़ाते जाना। जैसे यहाँ पे 4 आया तो 1, फिर ये 2, फिर ये कैसा आएगा, यहाँ पे 3 तो इधर का 6 आएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ का 8, यहाँ पे 5 तो इधर पर कौन सा आएगा 10 आएगा। समझ गए अभी कि नहीं, हेलो। ये फर्स्ट है रेड का, तो सेकंड बैंड किसका मिलेगा, यहाँ पे कोइंसाइड होके आपको ब्लू कलर का। अगली बार
अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, Yes. ये समझ गए या नहीं? हेलो, सर एक और बार एक्सप्लेन करिए ना, थोड़ा ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देख, पहला तो सेंट्रल वाला हो गया, है ना। अगर अपन फ्रिंज विड्थ की बात करें, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और सॉरी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी ये रेड कलर के लिए मान ले बीटा है या फिर एक्स है। रेड कलर की अगर, चलो ब्लू कलर और रेड कलर के लिए लिख दे रहा हूं मैं। ब्लू कलर की फ्रिंज विड्थ मान लो कितनी है आपकी एक्स, तो इसकी कितनी आएगी 2x, हाँ या ना? समझ गए? अगर रेड कलर की फ्रिंज विड्थ आपकी एक्स है तो रेड कलर वाले ब्लू की एक्स है, तो रेड की कितनी है 2x। डबल वेवलेंथ है ना यहाँ पे 4 और 8, और फ्रिंज विड्थ इस पे डिपेंड कर रही है ना। समझ गए? हेलो, अरे यस भाई सर। समझ गए? तो यहाँ पर इसकी विड्थ डबल रहेगी और इसकी आधी रहेगी। और तो इसका जो पहला वाला रेड का फर्स्ट ब्राइट बैंड, यहाँ पे ब्लू का कौन सा बैंड आएगा? सेकंड वाला। मतलब यहाँ पे बीच में एक और बन जाएगा ब्लू का, उसको छोड़ के फिर एक और ब्लू का बनेगा, तब दोनों पहली बार कोई इनसाइड होंगे। बात समझ गए? तो पहली बार आप इसको ऐसा लिख दो यहाँ पर, सो फर्स्ट ऑफ रेड एंड सेकंड ऑफ ब्लू। फिर अगली बार आएगा सेकंड रेड का, तो यहाँ पे अगली बार कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा ब्लू का। फिर ये रहेगा थर्ड रेड का, तो ये सिक्स्थ वाला रहेगा किसका? ब्लू का। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, और Yes, sir. फिर ये फोर्थ वाला रेड का रहेगा, तो ये एट्थ वाला किसका रहेगा? ब्लू का रहेगा। मतलब इस तरह से कोइंसाइड होंगे। तो पहली बार फर्स्ट का रेड और ब्लू का कौन सा वाला आएगा? सेकंड वाला आएगा। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ देख लो वहां पे जो लिखा मैंने। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। मैं एक और डेटा चेंज करके बताता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पहली बार इस तरह से कोइंसाइड होंगे। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। अब मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ये 4 और 8 थी, मतलब डायरेक्ट आपको पता चल रहा था देखने पर ही। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूँ। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? नाउ दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक को ले लेता हूँ। लैम्डा 1 इज सपोज, एक है लैम्डा 2 4000 और ये है 5000। एक है 4000, एक है 5000, बट 5000 वाला रेड कलर नहीं आएगा, कुछ और रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये सब कुछ वैसे ही चलेगा। ये 4 और यहाँ पे लैम्डा 1 अब कितना हो जाएगा तुम्हारा 5। तो ये 4 और ये 5 आएगा। बात समझ गए? अभी 4 और 5, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं होगा ना ये? 4 और 5 से ज्यादा होगा क्या? हेलो, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट होगा क्या? नो सर। तो अब यहाँ पे जो को इनसाइड वाली हम बात कर रहे हैं वो कैसे आएगी? को इनसाइड कैसे होंगे? ये को इनसाइड कैसे होंगे? इसको भी उल्टा पढ़ना है। मतलब इसका कौन सा ऑर्डर आएगा पहले? 4 और इसका कौन सा वाला रहेगा? 5। मतलब समझ गए? लैम्डा 1 की वेवलेंथ ज्यादा है, लैम्डा 2 की वेवलेंथ कम है, तो पहली बार इसका फिफ्थ वाला और इसका कौन सा वाला रहेगा? फोर्थ वाला। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लैम्डा 1 और ये लिख दिया लैम्डा 2। तो कोइंसाइड कैसे हो रहे हैं? देखो इधर पे लैम्डा 1 का पहली बार कौन सा वाला आएगा? हेलो, लैम्डा 1 का पहली बार कौन सा वाला आएगा? लैम्डा 1 का पहली बार फोर्थ, और लैम्डा 2 का कौन सा आएगा? फिफ्थ। अगली बार आएगा इसका 8th, और इसका कौन सा वाला रहेगा? 10th। फिर अगली बार कौन सा आएगा? इसका 12th, और इसका कितना रहेगा? 15। तो पहली बार लैम्डा 1 का फोर्थ और लैम्डा 2 का कौन सा वाला कोइंसाइड होगा? फिफ्थ वाला। बात समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट इस पे? No, sir. तो इस सिचुएशन में पहली बार लैम्डा 1 वेवलेंथ का कौन सा? फोर्थ
ब्राइट बैंड, और लैम्डा 2 का कौन सा वाला, फिफ्थ ब्राइट बैंड कोइंसाइड होगा। अगली बार कौन सा कोइंसाइड होगा, लैम्डा 1 का 8th। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके कम आएंगे, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसके ज्यादा ऑर्डर वाला ज्यादा ऑर्डर वाली फ्रिंज वहां पे कोइंसाइड होगी। बात समझ गए अब? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। हो गया? यस सर। अब अगर मान लो आप एक, अच्छा यहाँ पे अभी आपने दो ही वेवलेंथ यूज किए थे, अगर यहाँ व्हाइट लाइट यूज करते तो क्या होता, सोच के बताओ जल्दी से। अगर व्हाइट लाइट यूज करते तो क्या होता? व्हाइट लाइट में तो सारी वेवलेंथ आ जाती। यहाँ पे आप मोनोक्रोमेटिक या डाइक्रोमेटिक, मतलब दो वेवलेंथ है तो डाइक्रोमेटिक, उसकी जगह यहाँ व्हाइट लाइट सोर्स यूज करते तो इस तरह की कलरफुल फ्रिंजेस नहीं बनती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक को मिटा दूं, मतलब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लें, मतलब हमने लैम्डा 2 मिटा दिया, सिर्फ लैम्डा 1 रहने दिया। लैम्डा 1 मतलब कितने का हो गया, 5000 वाला, तो सिर्फ एक पैटर्न मिलता, उसी कलर का मिलता जो लैम्डा 1 के लिए। अगर मैं लैम्डा 1 मिटा के सिर्फ लैम्डा 2 वाली लाइट जला दूं तो यहाँ पे वही कलर मिलेगा जो लैम्डा 2 का कलर होगा। आप समझ गए? आपने दोनों लिए तो जो बैंड हैं वो थोड़े मिक्सिंग वाले बनेंगे। सेंट्रल ब्राइट बैंड इस तरह से आएगा और उसके बाद की कंडीशन ऐसे आएगी। हाँ, बीच में भी जरूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो। पहले आपको ब्राइट बैंड मिल जाएगा, उसके बाद कुछ अजीब टाइप का मिलेगा जिसमें मिक्स इंटेंसिटी होगी। अगर सिंगल कलर आप यूज करते हो, सिंगल कलर, ठीक है, सिंगल कलर अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो लैम्डा 1 इज 8000, यहाँ पे अगर आपने सिंगल कलर यूज किया तो यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न आपको ऑब्जर्व होंगे ये बिल्कुल ऐसे होंगे। ये ब्राइट बैंड है यहाँ पे, और बीच बीच में क्या मिलेंगे, कंप्लीट डार्क बैंड मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप दो वेवलेंथ यूज करोगे तो इसी के ऊपर वो भी ओवरलैप होंगे। लेकिन अगर व्हाइट लाइट यूज कर लिए तो सेंट्रल वाला तो ठीक है, व्हाइट कलर का मिलेगा, उसके बाद ओवरलैपिंग चालू हो जाएगी, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ गए या नहीं? तो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व हो इसलिए आप यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करेंगे। बात समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस पेज को मैं मिटा दूं, अब इस पेज को मिटा दूं सर। हाँ सर, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस कैसे करें, हम ऐसा सोर्स लेंगे जो सिर्फ एक ही वेवलेंथ को जनरेट कर रहा है, या कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा देंगे कि वो एक ही वेवलेंथ को पास होने देगा, बाकी सबको रोक देगा, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। देयर आर डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट, बट हमें उस मेथड पे अभी नहीं जाना है। बात समझ गए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे ऑब्टेन करना है, वो हायर क्लासेस की बात है। अभी हमने मान लिया कि यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उसके अंदर नहीं जाना है, फिजिक्स तो उसके अंदर तक पहुंची है ना। बहुत क्लियर हो गया अभी योजित? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अभी हम उसका सुपरफिशियल पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे, यहाँ से और अंदर जाना तो आपको और हायर क्लासेस पे जाना पड़ेगा कि हाँ हम सोर्स कैसे बनाए मोनोक्रोमेटिक, तो अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ पेज नंबर 3, अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं अपन अब पेज नंबर 3 पे। इफ glass slab is introduced, अगर ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते अपन किसी एक स्लिट के सामने, ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्लिट, किसी स्लिट के सामने हम एक ग्लास स्लैब और इंट्रोड्यूस करा देते हैं,
तो ग्लास स्लैब के कारण भी पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। अब ग्लास स्लैब के कारण कैसे पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, देखो मान लो ये एक आपने ग्लास स्लैब लिए, ठीक है, और यहां पर और यहां पे आपने दो लाइट ली। ग्लास स्लैब की थिकनेस सपोज कितनी है, टी है, यहां से भी लाइट निकल रही है और यहां से भी जा रही है। यहां पे लाइट की स्पीड भी है, लेकिन यहां पे लाइट की स्पीड कितनी है, सी है। मान लो 1 सेकंड में हम बात करें तो 1 सेकंड में ये लाइट यहां से यहां तक आ जाती है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, लेकिन 1 सेकंड में ये लाइट सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करती है। सपोज ये जो लाइट है जहां यहां पर स्पीड v है, 1 सेकंड में यहां से यहां तक आती है s, और ये भी s है, ये s1 तक आती है, लेकिन ये जो लाइट है और आगे निकल जाती है, s2 तक आगे निकल जाती है। सपोज ये 1 सेकंड में ग्लास के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है t के बराबर, लेकिन बाहर एयर पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, s s2 कर रही है और यहाँ पे s s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बात समझ गए या नहीं? अलग अलग डिस्टेंस समझ गए क्यों कवर हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। आप 2 सेकंड ले लो, 1 सेकंड ले लो, जो भी लेना है, ग्लास स्लैब के अंदर उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगी लाइट, जबकि एयर में लाइट क्या होगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी क्योंकि एयर पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड भी है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सिंस म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, c अपॉन म्यू। आया ना? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब, ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के कारण कितना आ रहा है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एस एस टू माइनस एस एस वन। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई c, यहाँ पे s s2 के लिए, और यहाँ पे टाइम मान लो t है। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख दोगे आप, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिखोगे ना। अरे भाई समझ गए? और ये t क्या है यहाँ पे, थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, थिकनेस को मैंने t से लिखा, और यहाँ पर s s1 लाइट की स्पीड v है और टाइम कितना है, t है। तो आप v को रिप्लेस कर दो c इंटू टी, और v की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज c अपॉन म्यू इंटू टी। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो डिस्टेंस है s s2 दैट इज इक्वल्स टू c इंटू टी, अगर आप ct को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर का डिस्टेंस पता है लेकिन आपको s s1 पता है, एंड s s1 इज इक्वल्स टू v इंटू टी है, तो दोनों में रिलेशनशिप क्या बन जाएगी यहाँ पर, दिस इज v इंटू टी या फिर c अपॉन म्यू इंटू टी आप लिख सकते हो। इसमें कुछ कॉमन निकल जाएगा, ct कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, समझ गए इसको? तो दिस इज ct म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू पुट कर देना, तो c अपॉन v, इसको आप 1 मिनट ना, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इतनी लंबी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर इसको क्या कर दो, ct को रिप्लेस कर दो, c की वैल्यू आएगी म्यू v, तो म्यू v t माइनस vt, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू, आपने vt को बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा म्यू माइनस 1, लेकिन ये vt किसके बराबर है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, s s1 के बराबर है, और s s1 मतलब कितना, यहाँ पे थिकनेस है, सो दिस इज इक्वल्स टू थिकनेस इनटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x। तो ग्लास स्लैब के कारण जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है लाइट के बीच में, वो कितना होता है, t इंटू म्यू माइनस 1 के इक्वल होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये प्रूफ समझ गए या नहीं? हेलो, प्रूफ समझ गए? ग्लास स्लैब के कारण जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है वो कितना होता है, t इंटू म्यू माइनस 1। ये समझ गए या नहीं? कुछ इक्वल रहेगा s s1। बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, यहां से यहां तक लाइट t टाइम पे पहुंच रही, कैपिटल T, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा
c इंटू टी। यहाँ पर भी t टाइम पे लाइट पहुंच रही है यहां से यहां तक, लेकिन स्पीड v है, तो ये s1 रहेगा vt। समझ गए अभी या नहीं? ये टाइम नहीं है, ये थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस। और आप अगर टाइम से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे d ले लो, सबसे अच्छा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, d, और ये d, अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, d इज द थिकनेस ऑफ स्लैब हियर। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे किसने पूछा था, रिस्पॉन्ड तो करो। हेलो, किसने पूछा था? यस सर, समझ गया। समझ गया। S2 ये वाला डिस्टेंस आएगा CT और ये डिस्टेंस रहेगा VT। C की वैल्यू म्यू भी आ जाएगी, यहां से देख लो अभी, C इज इक्वल टू म्यू भी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो C की जगह म्यू भी इंटू टी माइनस VT। VT को कॉमन निकाल लो तो म्यू -1, लेकिन ये VT किसके इक्वल है, VT इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस D, स्लैब की थिकनेस। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए बेटा? अरे समझ गए? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर? हाँ सर अगर उसमें लाइट जा रही है स्लैब में से तो उसमें और वो लाइट बैंड भी होंगे ना, तो उससे कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा? बैंड होने से नहीं होगा, बैंड मतलब थोड़ा बहुत होता है, उसके कारण पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ट्रांसमिशन के कारण पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होना। तो हम तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। बैंड मतलब पाथ को चेंज करती ना, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना। पाथ मतलब देख, यहाँ एक तो ये थोड़ा सा बैंड होके हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा करे, लेकिन हम टाइम तो एक ही ले रहे हैं ना। उतने ही टाइम पे हमने एयर पे कैलकुलेशन किया और उतने ही टाइम पे हमने कहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ग्लास स्लैब के अंदर किया। तो टाइम तो हमने उतना ही ले लिया और स्पीड भी हमने वही ले लिया। हमने तो डिस्टेंस लिखा ही नहीं, हम तो यहाँ पे किससे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा आएगा बट इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। समझ गए अभी? सर हाँ सर। तुम्हारे बोलने का मतलब ये डी की जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसा बनना था, है ना? हाँ सर वैसा। हाँ, तो वो नेग्लिजिबल है ना, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा बेंडिंग होगी। और आप यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस ले रहे हैं ना, लाइट को सीधे नॉर्मल लिए, तो बैंड कैसे होगी? बैंड तो तभी होती जब आप कुछ एंगल से एंटर कराते ना, योजित। हाँ सर समझ गया। अभी मैं मिटा दूं इसको, मिटा दूं तो ये याद रखना, ये पाथ डिफरेंस। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ये एक ग्लास स्लैब को एक स्लिट के सामने रख देते हैं, तो फिर कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेंगे? नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स और ये दो स्लिट हो गई S1 एंड S2, ठीक है। आपने यहां पर एक ग्लास स्लैब रख दिए, ये एक स्लिट के सामने, और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब यहाँ पे स्क्रीन है एंड दिस इज द स्क्रीन सेंटर, है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे आपने रखा है। तो अब क्या होगा जल्दी बताओ भाई। जैसे आपने पूरे जो कैलकुलेशन किए, मान लो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो भाई यहाँ से ये लाइट आ रही है और यहाँ से ऐसी जा रही है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस का जो कैलकुलेशन है, अब कैसे करोगे पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन? सो एट P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये कैसे निकालोगे भाई? P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो पाथ डिफरेंस इज S2P, हाँ या ना? मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज S2P, ये तो सीधा सीधा हो गया। और यहां पर का जो पाथ डिफरेंस है उसमें S1P, ये तो एयर के लिए, लेकिन आपने एक और अलग मीडियम रख दिया यहाँ पे, तो ग्लास स्लैब के कारण कितना आएगा? T इंटू न्यू -1। अभी समझा या नहीं?
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ये वाला क्रिएट हो गया ना ग्लास स्लैब के कारण। हेलो, ये तो आपने ये वाला डिस्टेंस सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन ये वाले डिस्टेंस को लिखने के लिए एक तो इतना S1P किसके कारण हो गया, पूरा एयर के कारण हो गया, और एक एक्स्ट्रा और किसके कारण क्रिएट हो गया, ग्लास स्लैब के कारण हो गया, तो उसको भी आपने ऐड कर दिए। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। तो अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख दूं, S2P माइनस S1P, जिसका कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी कर लिया, एंड माइनस ऑफ T इंटू म्यू माइनस 1। सो दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस। तो ये टोटल पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा x इज इक्वल टू, और ये हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया था, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, और अगर ये डिस्टेंस y है तो ये किसके इक्वल कैलकुलेट किए थे हमने, ये वाली वैल्यू नियरली किसके इक्वल आई थी, जल्दी बताओ, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, आया ना? यस सर। ये इतना आया था। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नियरली इक्वल्स टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D माइनस ऑफ t इंटू म्यू माइनस 1। ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या स्क्रीन सेंटर पे ब्राइट बैंड बनेगा, स्क्रीन सेंटर पे क्या ब्राइट बैंड आएगा या नहीं आएगा? थोड़ा सोचो। नो सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट कर रहा है। ये स्क्रीन सेंटर, यहां से अगर आप यहां तक लाइट लेते हो, जैसे ये सीधी लाइट आपने यहां से भी लिए, यहां से भी लिए, तो क्या यहां पर डेल्टा x की वैल्यू 0 आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यहाँ पे लाइट ग्लास स्लैब को पार करते हुए आ रही है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी? यहां पर तो नहीं बन रही है अब स्क्रीन सेंटर पे, ये कहीं और बनेगी, ऊपर भी बन सकती, नीचे भी बन सकती, देखते कैलकुलेशन से। तो फॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस आपका होना चाहिए 0। तो इसको 0 के बराबर आप अगर इक्वेट कर दे रहे हो, सो देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y d अपॉन कैपिटल D माइनस t इंटू म्यू माइनस 1। ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी t इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर ही शिफ्ट होगा। सो देयरफॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड इज shifted up by y, यहां से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए या नहीं? और ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है यहां से ऊपर कितना शिफ्ट होगा, t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। तो यहां कहीं पर मान लो सेंट्रल ब्राइट बैंड यहां पे बन रहा है, तो इसके बाद ऊपर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, और इसके नीचे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चलेंगे। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो कंडीशन होती है वो क्या रहती है कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना लेना आपको, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए 0। समझ गए? वहां से आपको काउंटिंग करनी, ऊपर की 1 2 3 वाली और नीचे की 1 2 3 वाली। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब आपको जैसे आगे के ब्राइट बैंड वाली कंडीशन निकालना है यहाँ पे, तो आगे के ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की जो कंडीशन आएगी भाई, डेल्टा x को आप n लैम्डा लिखना, और यहाँ पे डेल्टा x को क्या लिखोगे, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखोगे। समझ गए या नहीं? आगे के ब्राइट बैंड, अब यहाँ पे डेल्टा, ये वाला जो डेल्टा x है उसको n लैम्डा इक्वेट करके फिर आगे कैलकुलेट कर लो, और यहाँ पे इस तरह से लिख के कैलकुलेट कर लो। लेकिन सेंट्रल ब्राइट बैंड किधर शिफ्ट होगा, याद कैसे रखोगे? सेंट्रल, अगर यहाँ पे इसमें स्लिट लगाए तुमने, ग्लास स्लैब यहाँ पे लगाए हो, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड भी ऊपर शिफ्ट होगा। अगर इसको हटा के यहाँ लगा दो तो सेंट्रल ब्राइट बैंड नीचे शिफ्ट होगा। अगर दोनों जगह लगा दिया आपने ग्लास स्लैब, लेकिन थिकनेस दोनों जगह सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जैसा प्रीवियस केस था वैसे ही हो गया, क्योंकि यहाँ भी पाथ डिफरेंस आ गया और इधर भी आ गया, वो दोनों कट गए। समझ गए या नहीं? हाँ, लेकिन अगर थिकनेस अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। बात समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ,
अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सब मॉडिफाइड फॉर्म है। हाँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अभी क्वेश्चन बना देता हूँ इसमें फट से, और फिर हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। हो गया सर। हो गया? यस सर। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ। नाउ पेज नंबर 5, क्वेश्चन ये बना दिया मैंने। इफ thickness of glass slab is 4 millimeter and refractive index is 3/2 and wavelength used is 5000 angstrom, ठीक है, 5000 angstrom, small d is 0.5 millimeter and capital D is 1 meter, then find the central bright band shifted from screen center। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ये यहाँ पे आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किए और ये दो स्लिट हो गई S1 एंड S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, और दिस इज द स्क्रीन सेंटर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे होता है ये ऐसा, ठीक है, स्क्रीन सेंटर। तो मान लो यहाँ कहीं पे ये सेंट्रल ब्राइट बैंड आ रहा आपका, और यहाँ पे आपने ग्लास स्लैब लगा दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड स्क्रीन सेंटर से कहां पर शिफ्ट हो रहा है ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। पूरा फार्मूलेशन अपन ने इसके पहले वाले पेज, फार्मूला क्या है? T न्यू -1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। हाँ, अभी किए थे ना अपन ने, सेंट्रल ब्राइट बैंड स्क्रीन सेंटर से y की वैल्यू हमेशा स्क्रीन सेंटर से कैलकुलेट करना है। इट इज t इंटू न्यू -1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कर लोगे? सारे डेटा दिए हुए। इट इज 4 मिलीमीटर, न्यू की वैल्यू 3/2 -1, कैपिटल D इज 1 मीटर एंड स्मॉल d इज 0.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, कुछ करने की जरूरत नहीं बची आपको। यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये बचेगा 1/2, ये 1 अपॉन 0.5, 2 1 2 2 2 4, 2 अपॉन 0.5 या 20/5 इक्वल्स टू 4 मीटर। यहाँ से 4 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, क्लियर हो सर गया? D की वैल्यू 0.5 मीटर थी कि mm थी? काहे की रे? अरे वो स्मॉल d मिलीमीटर है, वो मीटर में नहीं आएगा, ये मिलीमीटर है। 1 मिनट करेक्शन कर दूं, ठीक है? अभी समझ गए? हेलो, यस सर, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट है पेज नंबर 6। जो इंटेंसिटी होती लाइट की वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। आगे बता रहा हूं मैं अभी, पेज नंबर 6 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वेवलेंथ का काम आया क्या? वेवलेंथ का काम आया क्या? नो सर। वेवलेंथ का काम फ्रिंज विड्थ के लिए आता। अगर आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है यहाँ पे, तो बैंड विड्थ कितनी आएगी या फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे? फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसको लगाने से? इसको लगाने से फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही फार्मूला रहेगा फ्रिंज विड्थ का। बट सिर्फ सेंट्रल ब्राइट बैंड आपका शिफ्ट होगा। तो वेवलेंथ है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, कैपिटल D इज 1 मीटर एंड इट इज 0.5 मिलीमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे तो फ्रिंज विड्थ निकल जाएगी। ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दोगे
फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेंट्रल राइट फ्रिंज आपकी उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लो। हेलो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 6 अब। हाँ, now this is page number 6. पेज नंबर 6 एक नोट पे ले लो। अभी जो लाइट सोर्स है आपने यहाँ कहीं पे रख दिया नीचे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और ये स्लिट है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये स्क्रीन हो गया यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D और ये डिस्टेंस D है। आपने सोर्स यहाँ पे रख दिए। अब ये जो सोर्स है ना, ये स्क्रीन सेंटर पे नहीं है, तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बैंड कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा कि कहीं और बनेगा? कैसे लोकेट करोगे सेंट्रल ब्राइट बैंड कहाँ पे बनेगा? स्क्रीन सेंटर पे बनेगा क्या? नो सर, अभी इनिशियल डिफरेंस भी आएगा ना? हाँ, इनिशियल पाथ डिफरेंस भी क्रिएट हो गया ना। यहां से वेव चली, ये यहां से ये चली, तो यहां पर से जब वेव बाहर निकलेंगी तो ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो दिस इज द इनिशियल पाथ डिफरेंस, डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2। और फिर आप यहाँ कहीं पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हो ये इस तरह से, तो फिर एक और एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज डेल्टा x2 यहाँ पर आ गया, दैट इज S2p माइनस S1p। तो टोटल पाथ डिफरेंस लिखोगे तो टोटल पाथ डिफरेंस विल बी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। और ज्योमेट्रिकल एज्यूम्पशन से आपको इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं उस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, अपन ने जैसा किए थे बिल्कुल वैसे ही आपको कैलकुलेट करना। बट जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, डेल्टा x इक्वल्स टू 0 फॉर सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, यहां से यहां तक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो और यहां से यहां तक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, तो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से यहां से ज्वाइन करने पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ये वाली जो पोजीशन आएगी जिसमें पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। समझ गए? तो उसको कैसे लोकेट करोगे? ये यहां से यहां तक इसका D/2 से आप एक लाइन सीधी खींच दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सेंट्रल ब्राइट बैंड आपका कहां पे बनेगा। तो अगर आपने ये सोर्स को नीचे लिया तो सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर जाएगा, ये वाला सोर्स ऊपर लोगे तो सेंट्रल ब्राइट बैंड कहां जाएगा? स्क्रीन सेंटर के नीचे। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है क्या?